श्री वीरेंद्र मिश्र जी को कि वह कृपया आएँ और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रीति जी, भाई साहब और मेरे सामने उपस्थित सभी गार्गी सदृश बहनें, शिक्षक दिवस की आप सब लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं। गुरु के बारे में तो हम लोग गुरु पूर्णिमा पर काफ़ी कुछ बातचीत कर चुके हैं। आज शिक्षक दिवस है। एक विशेष प्रयोजनवश आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे विद्यालयों में प्रायः सभी जगह पर शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। आपके महाविद्यालय में वर्तमान परिस्थितियों में ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरे को आपके बीच में उद्बोधन प्रबोधन ये करना है। ये बात जब कल मेरे को पता चली तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के बीच में क्या कह सकता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक श्लोक है। जब सारे देवता लोग जब ये चंडमुंड मारे जाते हैं और उसके बाद वो उसके जो सारे वो सारे राक्षसों का विनाश हो जाता है तो सारे देवता देवी की स्तुति करते हैं 11वें अध्याय। उसमें एक श्लोक कहते हैं देवता, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु त्वयि कया पूरितमम्बिये तत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। सारे देवता मिलकर के एक देवी की स्तुति भी नहीं कर सकते, उनमें इतनी क्षमता नहीं। और सारी जितनी भी स्त्री जाति है इस विश्व में, वो सारी देवी जो देवी हैं जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वो सारी देवी उनके अंदर जो देवी माँ है वो उनके अंदर विराजमान है। तो जिनकी स्तुति नहीं कर सकते उनका प्रबोधन देवता नहीं कर सकते स्तुति, और उनका प्रबोधन उनको उद्बोधन एक साधारण सा मनुष्य क्या करेगा भाई, क्या बोलेगा। फिर उसके ऊपर एक और बात है कि तुलसीदास जी ने कहा ना, छत्री पुन बहरी पुन राजा। एक तो स्त्री शक्ति और उसके ऊपर वो शिक्षक, उनका प्रबोधन। बहुत कठिन काम है भाई। मैं क्या कहूँगा, मैंने आपसे कही मुझे क्या कहना पड़ेगा भाई, मैं क्या बोल सकूँगा। तो आपने कहा नहीं आइए एक चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल प्रबोधन के रूप में बिल्कुल मत लें, उद्बोधन के रूप में बिल्कुल मत लें। उसको केवल चर्चा आगे बढ़ रही है इस रूप में लें। जैसे आप लोगों ने बोला वैसे मैं कुछ थोड़ा 2-4 शब्द बोलूँगा। कितने हैं आराम से नहीं, जो मतलब समय का जो है ना अलॉटमेंट, उसके अब देखिए हम तो संघ वाले हैं, हम तो स्टैंडर्ड 1 घंटा बोलते हैं। तो आपका जितना हो उस समय उतना आप हमें अलॉट कर दीजिए, उतने में हम अपनी बात करेंगे। नहीं बेटा देखो, एक व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए ना, संघ की सभा थोड़ी है ना। तो अब शुरू करते हैं। जो कुछ भी मेरी समझ में आया, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है क्योंकि मैं तैयारी करता तो और ज़्यादा गड़बड़ होती, तो इसलिए मैंने कहा जो आएगा वो कहना है। और प्रायः मैं कोई तैयारी करता भी नहीं कभी,
जो आता है वो कह देता हूँ उस समय के अनुसार। तो शुरू करते हैं। जैसे अब बात आई गुरु की, तो गुरु क्या है? हम लोग ये जो जिसके मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं उस पर धीरे धीरे आते हैं। गुरु और शिष्य, तो गुरु क्या है? गुरु की उत्पत्ति के बारे में एक उसकी व्याख्या करते हैं कि गुरु गार्यते अज्ञानात् अंधकारात्, अज्ञान से अंधकार से जो दूर करे उसको गुरु कहते हैं। अब मूल्यों की बात करें तो एकदम सपाट सीधी बात अगर कहें तो हम अपने शिष्यों के कितने अज्ञान को, कितने अंधकार को दूर कर रहे हैं, हमारा अपने आप सेल्फ असेसमेंट हो जाए। अब गुरु और शिक्षक दो शब्द हैं, एक नहीं है, क्योंकि शिक्षक वो है जो पढ़ाता है, ये मोटी मोटी समझ लें, पढ़ाता है। गुरु क्या है? गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है और एक बड़ा वृक्ष है, उसके बारे में बहुत कुछ समाहित है। अब गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो क्लास में पढ़ाने वाला हो, फॉर्मल शिक्षा देने वाला हो, गुरु कोई हो सकता है। आप लोग जानते हो कि भागवत में कथन आता है, दत्तात्रेय जी उन्होंने 24 गुरु किए और उसमें एक गुरु तो उनकी वैश्या थी। आप समझिए, कीड़े मकोड़े उन्होंने गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। तो जिससे शिक्षा मिले वो गुरु हो सकता है। अब गुरुओं के बारे में हमारी मनुस्मृति क्या कहती है, मनु महाराज क्या कहती है? गुरुओं की जो श्रेणियां हैं, हम लोग करते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और उसके बाद सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर एमेरिटस। हम लोग जैसे बंटवारा करते हैं आजकल ना, ऐसे उन्होंने किया। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला गुरु है उपाध्याय, जिसको बोलते उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पित्रन माता गौरवेरातिरिच्यते। ये गुरु की गरुता के हिसाब से कैटेगरी है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ी गुरु कौन है? सहस्त्रम तु पित्रन माता, सबसे बड़ी गुरु है माता। अब माता के रूप में हम लोग इस समाज में स्त्री शक्ति है, तो माता के रूप में हम क्या सचमुच में जो सबसे गुरुतर काम है गुरु का, क्या हम कर रहे हैं? ये हमारा सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं कि जो मूल्य हैं इनका निर्धारण आपके शिक्षा शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं, कभी पढ़ाया भी नहीं। तो मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों से सुन लेता हूँ जो कुछ भी। तो मूल्यों का निर्धारण कैसे हो, क्या क्या मूल्य हो, कौन करे? एक घटना याद आती है। आप में से कई लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1978 की बात है। जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि हम शिक्षकों को भी क्या करेंगे, एक बिल लाने वाली थी। उस बिल का नाम था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल। उस बिल में शिक्षकों को भी शामिल करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के जो डिस्प्यूट हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो विवाद हैं, उनके समाधान के लिए इंडस्ट्रीज़ एक्ट है, उसमें शिक्षकों को भी शामिल करेंगे। उसमें जो सबसे खास बात क्या थी कि जैसे श्रमिकों के लिए उनके कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं, उसी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट सरकार बनाएगी उस एक्ट के अंतर्गत। तो बड़ा बवाल फैल गया। शिक्षक संघ के हमारे सारे लोग, बड़े बड़े नेता हमारे एकदम से द्वेलित हो गए। अब चूंकि शिक्षक संघ में जो हमारा एआई फुक्तो है, आप लोग जानते होंगे सारे लोग, एआई फुक्तो है जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष थे उस समय हमारे चक्रवर्ती जी, और उसके उपाध्यक्ष थे हमारे कानपुर के डॉक्टर डी.एस. अवस्थी, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं, डॉक्टर डी.एस. अवस्थी का नाम सुना हुआ। तो
ये लोगों ने एकदम आह्वान किया, करे सारे टीचर्स इकट्ठे हो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी पर खतरा आने वाला है, तुम श्रमिक बनने वाले हो, और कल को जैसे श्रमिकों के साथ बर्ताव होता था ना, वैसे होगा तुम्हारे साथ, अगर ये बिल जो है पास हो गया, एक्ट हो गया तो साहब वोट क्लब पर एक प्रदर्शन किया गया। पूरे भारतवर्ष से सारे टीचर्स गए वोट क्लब पे, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। हम लोग भी गए, शिक्षक संघ में काम करते थे तो गए। वो उसमें नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ। 78 की बात बता रहा हूँ, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसकी बात बता रहा हूँ, पुरानी बात। तो सारे लोगों ने वोट क्लब पर, स्थिति ये हो गई थी वोट क्लब पर खड़े होने की जगह नहीं थी, इतना पूरे देश से शिक्षक आया था। और उसमें एक नारा निकला था, ब्लैक बिल डाउन डाउन। चूँकि हमारे शिक्षक संगठन पर, एआई फुक्टो पर ज़्यादातर कम्युनिस्टों का प्रभाव था, तो वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं, शायद अंग्रेजी में खाते भी होंगे। तो वो उन्होंने ब्लैक बिल डाउन डाउन ये करके एक नारा था, बड़ा जोर से लगा। चूँकि जनता पार्टी की सरकार में सारे विचारधारा के लोग थे, उनमें बहुत सारे सांसद भी उसके विरोध में थे, तो कई सांसद वहाँ पर हमारे मंच पर आए और उन्होंने भाषण दिया हमारे पक्ष। तो जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ा विरोध था, वो ये था कि टीचर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सरकार बनाएगी, अथवा जो जिन कॉलेजों में वो काम करने वाले हैं उनके प्रबंधक लोग बनाएंगे। भाई साहब आपके लिए वो लोग बनाएंगे। तो जो सबसे बड़ा विरोध था वो इस बात का था कि टीचर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कोई नहीं बना सकता। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, टीचर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कोई नहीं बना सकता। कौन बनाएगा फिर? कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। टीचर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट केवल टीचर्स ही बना सकते हैं, टीचर्स ही बनाएंगे। ठीक है साहब, बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि और दूसरे विचारधारा के सांसद भी उनके विरोध में थे, लिहाजा वो बिल खत्म हो गया। उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में टीचर्स को शामिल नहीं किया। अब तब से लेकर के 78 से लेकर और आज हो गई 2020, कितने साल हो गए? लगभग 42 ईयर्स हो गए। अब 42 ईयर्स आप में से आप अनुमान कर लीजिए कितने लोग हो। तो और फिर उस समय जो टीचर्स थे, तो तब से लेके आज तक क्या हमारे शिक्षक संगठनों ने या हमने कोई प्रयास किया अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए? हमने कोई प्रयास नहीं। आपकी शिक्षा शास्त्र की किताबों तो लिखे हैं पढ़ाई के लिए, ये कोड ऑफ होने चाहिए। मैं भी गिना सकता हूँ बहुत सारे। अपने लिए आपका कोड है, आपके विद्यार्थियों के लिए कोड है, आपके साथियों के लिए कोड है, आपके क्या कहना चाहिए अभिभावकों के लिए कोड है, और आपके समाज के लिए भी कोड है। शिक्षा शास्त्र की किताबों में है। लेकिन क्या हम लोगों ने सचमुच में कोई ऐसे बनाए? शिक्षक संघ की ओर से, हमारी शिक्षक संघ की यूनिट में जो कोई भी आप में से उसके मंत्री या अध्यक्ष हों, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा आया कि हमने अपने लिए ये कोड बनाया? जैसे हमने अपना एक संविधान बनाया तो कहा कि भारत के लोगों ने अपने लिए एक संविधान बनाया है और इसको हम आत्मार्पित करते हैं। क्या हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट आत्मार्पित किया? नहीं किया। हमने क्या किया? इतने दिनों में, जो अभी बहन जी ने कहा, हमने अपने अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं शिक्षक संघ का एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ और मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है शिक्षक संघ की। आप आश्चर्य करोगे, अब के लोगों को देखता हूँ तो मैंने कई बार भर्त्सना की है अपने कॉलेज में लोगों को कि अब आपको जब 1-1 लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है। अब मैं देखता हूँ जब वो जो होती है ना रस्साकसी, जब शिक्षक संघ की ओर से आता है कि भाई 100 रुपया जमा करो कई बात के लिए कि उन्हीं साहब ये संघर्ष समिति बनानी है, ये दिल्ली चलना है प्रदर्शन के लिए या लखनऊ चलना है, तो जो 1-1 1.5 लाख रुपया जिनकी तनख्वाह है उनमें हाय तौबा मचती है 100 रुपया जमा करने के लिए। हमने जब लड़ाई लड़ी, हम लोगों की तनख्वाह 300 रुपया होती थी, 300-600 के ग्रेड में काम करते थे, और उस तनख्वाह में से हम लोग 100 रुपया महीना जमा करते थे शिक्षक संघ के संघर्ष में। क्योंकि हमारी कॉलेज की यूनिट में केवल 7 मेंबर थे जो शिक्षक संघ के सदस्य थे,
बाकी प्रिंसिपल साहब बहुत खिलाफ थे शिक्षक संघ के, तो जो प्रिंसिपल साहब से डरते थे वो तो बन ही नहीं सकते थे। तो केवल 7 लोग ऐसे रहे जो प्रिंसिपल साहब का विरोध झेलते हुए भी शिक्षक संघ के सदस्य बने। तो 100 रुपया महीना करते थे, अब 300-600 ग्रेड था। अब 1.5 लाख हो गई है, तो 100 रुपया में नानी मर जाती है। तो खैर हमने अपनी सुविधाओं के लिए संघर्ष किया, खूब संघर्ष किया। और आश्चर्य करोगे, आज की स्थिति है कि बहन जी कह रही है कि बहुत सारी तनख्वाह मिलती है, और ये बात सही है। अगर आप समाज में चले जाएं, हमारे समाज के बीच में कितनी दूरी है, अगर हम समाज में चले जाएं और उनको सचमुच में अपनी तनख्वाह बता दें हमें इतने रुपये मिलते हैं, तो आप आश्चर्य करोगे, आपके 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे वहीं पे। तो कहते कुछ करते धरते 1.5 लाख, और भैया पूरा देश लूट लिया इन्होंने। हम तो खामखा में नेताओं को ही गाली देते थे, असली लुटेरे तो ये हैं। ये प्रतिक्रिया मिलेगी समाज से, कारण हमने समाज और अपने बीच में कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया नहीं। समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व तो हमने बनाया नहीं। हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको भी नहीं मालूम है हमारी सुविधाएं क्या हैं, हम कितना पढ़ाते हैं। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे जो बड़े लोग हैं जिनका नाम बताया, डॉक्टर D.S. अवस्थी, मैंने चक्रवर्ती जी को तो नहीं देखा, लेकिन उसी दिन भाषण में देखा था। लेकिन डॉक्टर D.S. अवस्थी को मैं जानता था, बहुत करीबी से जानता था। डॉक्टर D.S. अवस्थी विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री थे। IITs में भाषण देने जाते थे, विदेश में विस्कॉन्सिन से वो PhD किए हुए थे, तो वहाँ जाते थे। अब वो बड़े अर्थशास्त्री शिक्षा में हमें कैसे शिक्षक बनना है इसके बारे में प्रेरित करते थे, लेकिन प्रस्ताव कोई पास करके नहीं दिया, कोई प्रस्ताव पास करके नहीं दिया। ये प्रेरित करते कि कैसे पढ़ाना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो सही बात यह है कि हमें अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट सचमुच में हम ही को बनाना है, और चूंकि हमारे संगठन ने नहीं बनाया तो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर बना सकते हैं, उसमें तो कोई रोक नहीं है। और उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा कोड क्या हो सकता है, किसी शिक्षक के लिए सबसे बड़ा कोड क्या हो सकता है। मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब हैं, वो मेरे पास एक बार आए कि सर मुझे कल कुछ काम सौंपिए। मैंने भाई आपको एक बहुत बड़ा काम समाज ने सौंप रखा, आप वो करिए। बोले क्या? मैंने आप शिक्षक बनिए, आप शिक्षक बनिए। शिक्षक का सबसे बड़ा काम, बाकी चीज़ें प्रिंसिपल साहब अलॉट करते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको NSS करनी है, आपको फलाना करना है, ये आपका प्रशासनिक सहयोग है कॉलेज के लिए, बढ़िया है, स्वागत है उसका, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कीमत में नहीं कि आपने क्लास छोड़ दी, आप NSS का काम देख रहे हैं, आपने क्लास छोड़ दी, आप NCC की परेड करा रहे हैं। नहीं, पहला काम क्या है, हम शिक्षक हैं तो शिक्षक बने, ये कोड पहला है। इसके लिए हमें अपने को आत्मार्पित करना है कि चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो मुझे शिक्षक बनना है। अब शिक्षक बनने का पहला काम क्या है? शिक्षक बनने का पहला काम है कि मैं जिस काम के लिए अपॉइंटेड हूँ वो काम मैं करूँ। अपॉइंटेड सब तो ठीक है, आपको जैसी बहन जी ने कहा कि हम शिक्षक क्यों बने, और हमने अपनी शिक्षा से शिक्षक बने, और ये जो प्रोफेशन है, हालांकि प्रोफेशन ही हो गया है, बल्कि मैं तो कहूँगा नौकरी हो गई है, प्रोफेशन भी नहीं नौकरी हो गई है। हमने ये नौकरी चुनी है तो अपनी शिक्षा से चुनी है, तो हमें उसमें ईमानदार रहना चाहिए। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल पक्की है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सही है, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। आपको याद होगा UGC ने एक बार एक सर्वेक्षण कराया 1996 के, जब ग्रेड रिवाइज हुए उससे पहले, और उसमें उन्होंने एक सर्कुलर भेजा, एक प्रश्नोत्तरी भेजी सारे शिक्षकों के भरने के लिए। उस प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न था, आप शिक्षक क्यों बने? उसमें उत्तर थे, शिक्षा से बना, इसमें मेरी रुचि है, इसमें ये है, इसमें वो है, इस तरह के उसमें ऑप्शन थे। तो सब लोगों ने अपने मन से भरा। आप जानते हो इस प्रकार की कोई प्रश्नोत्तरी आती है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फर्जी भरते हैं, जो सही होता है वो नहीं भरते, जो वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से ठीक लगता है, समाज को ठीक लगता है, वो वाला भर देते हैं।
सब लोगों ने भरा। भाई चूँकि मेरी शिक्षण में रुचि थी,